अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई ऐलान किए। कहा जा रहा है कि ये 2027 को लेकर ऐलान कहीं न कहीं हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देंगे, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि चुनाव की तैयारी में जुट जुट चुके हैं अखिलेश यादव? अखिलेश जी कोई पहली बार तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं हुँ। और ना ही पहली बार कोई सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो तो सरकार में रह चुके हैं, वो भी सरकार में रहे, उनके पिताजी भी 2 बार सरकार में रहे, 3 बार। उनको बताना चाहिए कि उन्होंने घोषणा जो की थी, उन घोषणाओं को कितना सरकार रहते उनको पूरा किया। तो कुल मिलाकर सरकार रहते आपने क्या किया? आप सरकार बनाने के लिए तो आप कुछ भी चंद्रमा और तारे भी तोड़ लाओगे, चंद्रमा भी दे दोगे, वो सब कुछ करोगे, लेकिन आपने किया क्या? वो बताना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देंगे, मतलब बीजेपी जितनी टिकट देगी इस चुनाव में विधानसभा के, उससे ज़्यादा वो टिकट देंगे, क्या कहेंगे आप? देखो, वो किसको टिकट देंगे, नहीं देंगे, विषय नहीं है। विषय ये है कि नेतृत्व तो उनका उनका परिवार ही करने वाला है। तो कुल मिलाकर जब नेतृत्व का विषय आएगा तो वो या उनका परिवार। तो माने मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद अर्जुन ही को आना है। अब अगर बीच में कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो भले डिंपल बन जाए, लेकिन इसके अलावा कोई बन सकता है क्या? तो आप किसको टिकट दे रहे हो, किसको टिकट दे रहे हो, विषय नहीं, आप नेतृत्व किसको दे रहे हो, ये विषय महत्वपूर्ण है। पीडीओ को लेकर भी वो लगातार परिभाषित कर रहे हैं, कभी वो पिछड़ा कह रहे हैं पी को लेकर, कभी वो पंडित कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पी का मतलब क्या है? केवल परिवार। हुँ। पी का मतलब सिर्फ परिवार है, परिवार के सिवाय कुछ नहीं, नहीं तो आप बताइए मुलायम सिंह के बाद पार्टी अखिलेश को मिली, अखिलेश के बाद अर्जुन को मिलेगी और यहाँ तो ना शिवपाल का नंबर आना है, ना रामगोपाल का और बाकी भतीजों की तो स्थिति क्या है आप खुद ही समझ सकते हो। तो पी के मतलब केवल परिवार। जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपको लगता है कि गठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गई है अभी से कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच में? देखो समाजवादी पार्टी भी कहे कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, कांग्रेस भी बोलती है, बसपा भी बोलती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है और देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। उत्तर प्रदेश की जनता को डबल विश्वास है क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहाँ के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पर कोई चांस अखिलेश या किसी के लिए नहीं है। एक अंतिम सवाल रहेगा। जिस तरीके से हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं जो स्कूल में जाती हैं तो हिजाब या स्कार्फ इस तरीके से अनिवार्य नहीं है, यूनिफॉर्म पहनना होगा, इस तरीके की बातें कही गई। इसको लेकर कई मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी भी इसका विरोध कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। देखो ये नहीं चाहते खासकर इस्लामिक कट्टरपंथी नहीं चाहते कि इस्लाम में रहने वाली महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिले। वो भी हिंदू महिलाओं के जैसे लीड करें, हिंदू महिलाओं के जैसे उनको सम्मान मिले, वो नहीं चाहते। वो उनको एक तरीके से गुलाम बनाकर ही रखना चाहते हैं, वो सेक्स की मशीन ही उसको समझते हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, कई जगहों पर प्रदर्शन हो जा रहा है, सरकार यहाँ पर अनुमति नहीं दे रही है। आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी लगातार आवाज़ कई विषयों को लेकर उठाते रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सब लोग अपनी बात रखते हैं। लेकिन स्वाभाविक है सरकारों के सामने एक स्थिति होती है और सरकार जो जिससे देश में कोई आपात स्थिति ना उत्पन्न हो, अराजकता ना फैले, सरकार ऐसे निर्णय लेती है। अब आरक्षण की जब बात आती है तो आरक्षण का विरोध करना है, आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? आरक्षण का विरोध यदि ब्राह्मण कर रहा है तो देश में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? यदि आरक्षण का विरोध क्षत्रिय कर रहा है तो देश में क्षत्रियों की संख्या कितनी है? यदि बनिया कर रहा है तो देश में बनिया की संख्या कितनी है? लेकिन एक सबसे बड़ी आबादी जिसको आरक्षण नहीं मिलता मुसलमान, उसकी संख्या 20% है। वह ना आरक्षण माँग रहा है, ना आरक्षण का विरोध कर रहा है, तो क्यों? वह इसलिए कि वो सवर्णों के बीच में जाता है, कहता है कि तुमको आरक्षण नहीं मिल रहा और उसके बाद एससी के बीच में जाता है, कहता है सवर्ण तुम्हारा आरक्षण छीन लेंगे। माने एससी, बीसी, फॉरवर्ड सब आपस में लड़ जाओ और इस कदर लड़ जाओ कि देश की स्थिति वही 1947 वाली हो जाए, देश विभाजन की एक और कगार पर पहुँच जाए और इनको फिर आरक्षण माँगने की ज़रूरत ही क्या रहेगी? तो आरक्षण ले ही लेंगे सब। तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम समाज है, वो हिंदुओं में बँटवारा करा रहा है, भड़का रहा है, इस वजह से इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं? अच्छा 20% जो समाज है, वो 20% समाज आरक्षण क्यों नहीं माँग रहा है? आरक्षण का क्यों नहीं विरोध कर रहा है? तो वो कुल मिलाकर वो केवल एक मोहरा बनाना चाहता है और देश में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहता है कि ताकि ये देश फिर टूट की कगार पर पहुँच जाए। 1931 में अंग्रेज़ों ने जाति की जनगणना पूर्ण कराई थी और उसके बाद में 1931 के बाद में 1932 में पहली बार देश में जब जो पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, तो उस पैक्ट में इस देश में विधायिका में
आरक्षण देने की बात आई थी। तो उसके बाद में क्या स्थिति हुई? उसके बाद में इस प्रकार आपस में खाई पैदा हुई कि 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया और हमारे देश के विभाजन के बाद स्थितियाँ क्या आईं? हमारे देश में ही जो कश्मीर बना, उस कश्मीर से 50 में जब हमारे कश्मीर में 370 लागू हुआ, तो पूरे देश में तो आरक्षण दे दिया गया था, कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन फिर उसी कश्मीर में क्या हुआ? फिर उसी कश्मीर में इस कदर कट्टरपंथ फैला कि वहाँ के ऊपर रहने वाले हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अपना घर, मकान सब कुछ छोड़कर चले आए। तो देखो, कुल मिलाकर देश की परिस्थितियाँ अगर आपस में हम लोग मिलकर नहीं रहेंगे, अगर हम लोग आपस में इस प्रकार छोटी-छोटी बातों पर लड़ेंगे, अब मैं समझता हूँ कि आरक्षण की कोई ऐसी स्थिति नहीं रही। हाँ, आरक्षण में ज़रूर कुछ अनियमितताएँ हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे आरक्षण वंशवाद के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि अखिलेश जी अपने यहाँ दे रहे हैं, कि मैंने समाजवादी पार्टी में आरक्षण घोषित कर दिया है, कि वहाँ के ऊपर बाप के बाद बेटा ही आएगा। तो मैंने मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद अर्जुन ही आएँगे। तो ये इस तरीके का आरक्षण देश में नहीं होना चाहिए। माने कोई अधिकारी है, कोई नेता है, इनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण गरीबी के आधार पर हो और ये तमाम सारी अभी जातियाँ ऐसी गरीब हैं, जो एससी में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में, पिछड़ों में, कि जिनको वास्तव में आरक्षण मिलना ही चाहिए। सवर्णों में भी बहुत सी ऐसी गरीब जातियाँ हैं, बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं, जिनकी पीढ़ियों से कोई इनके पास ना ज़मीन है, ना नौकरी है। तो ऐसी सारी जातियों को चिह्नित करते हुए इनको ज़रूर लाभ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा आपको मानना है। लगता है कि मतलब कुछ रिफ़ॉर्म होना चाहिए, जो ज़रूरी रिफ़ॉर्म्स है वो कहीं न कहीं होने चाहिए। नहीं, पूरा आरक्षण ना हटाएँ लेकिन ज़रूरी रिफ़ॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, आरक्षण तो जिनको दिया गया है, देखो वो निश्चित रूप से उसके अधिकारी थे, उनको आरक्षण मिला। अब आरक्षण अगर को और रिफ़ॉर्म कि जिसको लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण की जो मसौदा तैयार किया था, मैं समझता हूँ वो शायद पूरा नहीं है और जो अधिकारी के बच्चों को ही यदि आरक्षण मिलता मिलता रहेगा, तो वो गरीब के बच्चे अधिकारियों के बच्चे से कैसे कॉम्पिटिशन कर पाएँगे? धन्यवाद हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।